गांधी जीवन और दर्शन के इस एपिसोड में आपका पुनः स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हमने देखा कि लगभग 23 साल तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे और जब 1914 में वो भारत लौटे तो उसी दरमियान प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और इंग्लैंड चूंकि मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, तो ऐसे में गांधी जी के सामने विकट परिस्थितियां खड़ी हो गई। एक तरफ तो गांधी को भारतीय लोगों में जन जागृति उत्पन्न करना था, दूसरी तरफ इंग्लैंड जिसका शासन भारत पर भी था, तो उसके प्रति भी कुछ न कुछ सहानुभूति जतानी थी, क्योंकि भारत या भारतीय लोग अभी तक इतने जागरूक नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से गांधी जी ने स्नेह हिंद स्वराज, सेवा दल और सत्याग्रह के जो शब्द या जो परिकल्पनाएं उनके दिमाग में चल रही थी, उनको मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश की। जब गांधी भारत लौटे तो नेता का सम्मान लेकर लौटे। शताब्दी के आरंभ में ही स्वतंत्रता का आंदोलन जड़ पकड़ने लगा था। लगभग 30 बरस पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव कुछ तेजस्वी अंग्रेज़ों ने डाली थी, जिनमें A.O. ह्यूम, सर विलियम बेंडनबर्ग तथा कई उदार दलीय विक्टोरियन थे। इन लोगों के दृष्टांत ने कांग्रेस में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एक तरह का अनुगत भाव पैदा कर दिया था। कोशिश ये चलती रही कि अंग्रेज़ों की हुकूमत को ज्यों का त्यों रहने देकर भी भारत का अहित न हो। जापान ने जब रूस को शिकस्त दी तो एशियावासी होने के नाते भारतीयों को गर्व का अनुभव हुआ और लॉर्ड कर्जन के अन्यायपूर्ण रुख से भारतीयों के देश प्रेम को आघात लगा। कांग्रेस के अंदर ही अंदर एक गरम दल सिर उठाने लगा, जिसके देश प्रेम की अधिकता की प्रतिक्रिया सारे देश में होने लगी। उसके बाद भी इंग्लैंड के अनुगत और साथ ही सच्चे देश प्रेमी J.H. गोखले के प्रभाव से पुराना दल अपनी रीति नीति और अपने आदर्श के साथ प्रथम विश्व युद्ध तक टिका रहा। लेकिन दल में देश के जो प्रतिनिधि थे, उनमें धीरे धीरे राष्ट्र चेतना बढ़ती गई, जिसकी परिणति हुई स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा में। बेशक स्वराज्य शब्द के बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। एक दल अंग्रेजों का सहयोग चाहता था तो दूसरा दल यूरोप वालों को भारत से खदेड़ना चाहता था। एक दल अपने आदर्श के अनुरूप कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति चाहता था तो दूसरा दल जापान का दृष्टांत मानता था। आखिर समाधान गांधी ने ही दिया। हिंद स्वराज, गांधी जी ने जो समाधान दिया वो नया शब्द था, हिंद स्वराज। यद्यपि समाधान राजनीतिक उतना नहीं था जितना धर्म की ओर उसका झुकाव था, फिर भी अन्य किसी समाधान से वे अधिक मौलिक था। इस दर्शन को यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए उन्हें जिस बात की ज़रूरत थी, वे थी देश की हालत के बारे में सही जानकारी। ये सच है कि बहुत दिनों तक अफ्रीका में रहते हुए अनेक साधनाओं और परीक्षणों के बीच उन्होंने भारत के बारे में असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था,
उन्होंने जान लिया था कि अहिंसा कितना बड़ा और अनिवार्य अस्त्र है। लेकिन यह भी तो कम सच नहीं था कि 23 वर्षों की लंबी अवधि तक वे देश से बाहर रहे थे। अतः अब उन्हें जमकर बैठना ही पड़ा, देखना पड़ा आंखें खोलकर। बेशक उस समय तक उनके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे। इसी से सन 1914 में जब लड़ाई छिड़ी तो हम उनको इंग्लैंड जाकर लड़ाई में घायलों की सेवा के लिए एक सेवा दल का गठन करते हुए देखते हैं। यानी इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति है। इंग्लैंड ने जो एक वातावरण पैदा किया, उसके फरेब में गांधी जी आ गए और उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए, इंग्लैंड युद्ध कर रहा था ऐसा सोचकर, घायल सैनिकों की सेवा के लिए वे स्वयं इंग्लैंड गए और एक सेवा दल का उन्होंने गठन किया। उन्होंने सन 1921 में भी लिखा था कि वस्तुतः वे अपने को उसी साम्राज्य का एक नागरिक समझते हैं। सन 1920 में उन्होंने भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बार बार एक ही बात कही थी, मित्रों, मैंने देश सेवा में जो 29 वर्ष बिताए हैं, उनमें सरकार के साथ जैसी घनिष्ठता से मैंने सहयोग किया है, वैसा किसी अंग्रेज़ ने भी नहीं किया। इंग्लैंड के लिए मैंने 4 बार अपने जीवन को संकट में डाला। 1919 तक मैं हार्दिक विश्वास के साथ सहयोग की बात करता आया हूँ। इस मामले में वे अकेले न थे। सन 1914 में युद्ध को नैतिक बताकर, ये अंग्रेजों की चाल थी, युद्ध को नैतिक बताकर जो पाखंड भरा प्रचार किया गया, उसके भुलावे में सारा भारत पड़ गया था। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत का सहयोग चाहा तो भारतीयों की आंखों के आगे बड़ी बड़ी उम्मीदें ला रखी। इतना काम्य जो स्वराज्य था, वे लड़ाई की एकमात्र शर्त के रूप में पेश किया गया, यानी कि आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग करो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, हम इसके बाद आपको स्वराज्य दे देंगे। इस प्रकार के सब्ज बाग अंग्रेजों ने दिखाए थे। 1917 के अगस्त महीने में भारत के चतुर राष्ट्र सचिव, बहुत ही चालाक सेक्रेटरी जनरल E.S. मॉन्टेस्क्यू ने भारत को एक दायित्वपूर्ण सरकार देने का वचन दिया। इस बारे में भारत के साथ सलाह मशविरा भी हुआ और 1918 में के जुलाई महीने में वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू ने संवैधानिक सुधारों से संबंधित एक दस्तावेज पर दस्तखत भी किए थे। यानी संवैधानिक सुधार होंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और इस वर्ल्ड वार में आप सैनिकों के रूप में और मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी मदद करो। और भारतीयों ने खुल करके मदद की। 1918 के उन कई आरंभिक महीनों में मित्र शक्तियां बड़े संकट में थी। अप्रैल महीने की 2 तारीख को लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय जनता के नाम एक अपील की और उसी महीने के अंत में दिल्ली में युद्ध संबंधी जो सम्मेलन हुआ, उसने इशारतन कहा कि भारत की स्वतंत्रता निकट है। यानी कि फिर हमें सपने दिखाए गए। इसके साथ ही जैसे एक बार फिर नए सिरे से गांधी ने, वैसे ही झुंड के झुंड भारतीयों ने इंग्लैंड को अपनी वफादारी और सहयोग का आश्वासन दिया। भारत ने लड़ाई में मदद देने के लिए 9,85,000 आदमी भेजे। उसने केवल इस आशा, विश्वास और प्रतीक्षा में महान त्याग स्वीकार किया कि वह अपनी विश्वसनीयता का मूल्य पावेगा। लेकिन अफसोस, वह मोह कैसे भयानक रूप से टूटा। साल खत्म होते न होते संकट टल गया और उसके साथ ही मिट गई भारत की सारी सहायताओं की याद भी। शांति के समझौते पर दस्तखत हो जाने के बाद सरकार ने और कोई ढोंग बनाए रखने की जरूरत न समझी। भारत को नए अधिकार देने की बात तो दूर रही, अब तक भारतवासियों के हाथों जो थोड़े से अधिकार थे, वे भी छीन लिए गए। 1919 के फरवरी महीने में दिल्ली की साम्राज्य विधान परिषद में जो रॉलेट एक्ट बिल पेश हुआ, उसमें देश के प्रति एक अपमानजनक अविश्वास की झलक थी।
उसी देश के प्रति जिसने कुछ ही दिनों पहले अपनी वफादारी का संदेहातीत प्रमाण दिया था। रोलेट एक्ट, जिसमें कि भारत के नागरिकों के साथ भारी अन्याय हुआ, वो इसका सिला दिया अंग्रेजों ने। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सहयोग किया था, 9,45,000 भारतीय उसमें गए, उसका नतीजा ये रहा कि अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट के रूप में एक तोहफा दिया। जैसे लड़ाई के ज़माने में वैसे ही लड़ाई के बाद भी सरकार ने भारत रक्षा कानून को बनाए रखने की तत्परता दिखलाई। फिर से गुप्त पुलिस विभाग, तरह तरह के कायदे कानून और सब प्रकार की पाशविक लांछनाएं प्रारंभ हो गई, जो शत्रुओं के द्वारा अधिकृत देशों में ही शोभित होती है। कितने कमीने थे अंग्रेज। इस धोखेबाजी से क्रोधित और अपमानित भारत चौंक उठा। गांधी के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। उन्होंने आने वाले कुछ वर्षों तक अपनी नज़र समाज सुधार के काम पर ही रखनी चाहिए थी। उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि किसानों की हालत किस तरह कुछ और अच्छी बनाई जा सकती है और इस संबंध में लोग जागरूक हो। उससे पहले ही सन 1918 के कृषक आंदोलन में गुजरात के केरा और बिहार के चंपारण नामक स्थान में उन्होंने अपनी निजी और अजय अस्त्र आवेग दीप्त अप्रतिरोध की नीति का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। ये वही अस्त्र था जिसका प्रयोग वे शीघ्र ही सत्याग्रह के नाम से स्वाधीनता संग्राम में करने वाले थे। यानी कि अब गांधी जी को लग गया था कि अब सत्याग्रह करना ही पड़ेगा और इसका कुछ प्रयोग उन्होंने गुजरात के केरा और बिहार के चंपारण के जो किसान आंदोलन है उसमें प्रारंभ कर दिया। तो इस महामानव के सामने अंग्रेजों ने स्वयं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उनका विद्रोह या उनका विरोध करना असंभव ही हो गया। और इसी माहौल में गांधी ने अपना सबसे बड़ा शस्त्र जो है सत्याग्रह अपनाया, जिसकी चर्चा हम आगे अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।